Hello everyone. Now we are going to discuss about back end of compiler. बैक एंड ऑफ कंपाइलर को समझने के लिए पहले हमें फेसेस ऑफ कंपाइलर को देखना पड़ेगा। जो इमेज हमारे सामने है, ये इमेज रिप्रेजेंट कर रही है फेसेस ऑफ कंपाइलर को। यदि हम इमेज के अंदर देखें तो जो ऊपर के 4 फेस है ये रिप्रेजेंट करते हैं फ्रंट एंड को, और जो नीचे के 2 फेसेस है ये रिप्रेजेंट करते हैं बैक एंड को। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है कि टारगेट प्रोग्राम या जो टारगेट आउटपुट है वो हमको बैक एंड से यहाँ पर मिल रहा है। मीन जो फाइनल कोड है हमारा कंपाइल करने के बाद वो हमारा क्या है, बैक एंड का एंड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हम बैक एंड की बात करते हैं तो बैक एंड 2 चीज़ को परफॉर्म करता है। एक हो जाती है मेमोरी एलोकेशन और दूसरा हो जाता है कोड जनरेशन। अब मेमोरी एलोकेशन क्या है? सिंपल, जब हमने देखा था कि इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, जब हमने इंटरमीडिएट कोड के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस एपिसोड पे, तो हमने क्या देखा था कि जो वेरिएबल्स हमारे पास है लाइक इंटीजर ए, ओके, रियल बी, रियल सी, ये क्या है, मेमोरी लोकेशंस है। लेकिन कैसे कहेंगे हम इसको मेमोरी लोकेशन से? अभी तो वेरिएबल है। अब इनको लोकेशन बनाने के लिए हमें इन वेरिएबल्स को मेमोरी के अंदर एड्रेस अलॉट करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर मेमोरी लोकेशंस, जहाँ पे डेटा को रखा गया है। फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं मेमोरी अलोकेशन को। यदि हम प्रीवियस एपिसोड को रिकॉल करें, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटरमीडिएट कोड फेस ऑफ कंपाइलर को, उस समय हमने क्या देखा था कि एक सिंबल टेबल हमारे सामने जनरेट हुआ था, और उस सिंबल टेबल के अंदर एक कॉलम था आईडी का, एक कॉलम था सिंबल का, और एक कॉलम था टाइप के लिए, और एक कॉलम मैंने एम्प्टी छोड़ा था किसी और इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अभी भी मैं उस कॉलम को यहाँ पर एम्प्टी छोड़ देता हूँ, और एक कॉलम हम यहाँ पर और बना लेते हैं एड्रेस के लिए। उस समय हमने एड्रेस वाला कॉलम नहीं बनाया था क्योंकि तब हमको ज़रूरत नहीं थी। एंड हमारे पास ID1 के अंदर क्या था, मैं एक बार फिर से यहाँ पे एक्सप्रेशन पुट कर देता हूँ, डेट इज C = A + B। ये एक्सप्रेशन हमारे पास था जिसमें C रियल टाइप का था, A इंटीजर टाइप का था और B रियल टाइप का था। ID1 के अंदर हमने सिंबल A को रखा जिसका टाइप था इंटीजर, ID2 के अंदर हमने सिंबल B को रखा जिसका टाइप था रियल, एंड ID3 के अंदर हमने सिंबल C को रखा जिसका टाइप था रियल। लेकिन उस समय हमने एड्रेस अलोकेट नहीं किए थे इन वेरिएबल्स को, क्योंकि एड्रेस अलोकेशन का टाइम अब आया है। अब जो वेरिएबल A है यहाँ पर मैं अलोकेट कर देता हूँ एड्रेस 2000। जो वेरिएबल B है हमने यहाँ पे अलोकेट कर दिया एड्रेस 2001, एंड जो वेरिएबल C है, मीन सिंबल C है, यहाँ पर हमने अलोकेट कर दिया एड्रेस 2002। लेकिन हमने एक चीज़ और देखी थी, अभी तो हमने एड्रेस यहाँ पे अलोकेट कर दिया है, लेकिन अब हमें क्या करना है कि जो इंटीजर टाइप का A हमारे पास है इसको हमको रियल में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया था कि एक आईडी और ली थी यहाँ पे, ओके। तो मैं यहाँ पर उस कोड को पुट कर रहा हूँ तो हमारे समझने के लिए इजी रहेगा। अगेन मैं क्या करता हूँ कि जो इंटरमीडिएट कोड नाम का फेस था उस फेस को मैं अगेन यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो इंटीजर टाइप का सिंबल था हमारे पास, ओके, उसे हम कन्वर्ट करने वाले रियल में। इंटीजर कहाँ पे रखा हुआ था, ID1 पे, तो हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू रियल। लेकिन रियल कन्वर्ट करने में हमें क्या करना पड़ेगा कि जब हम रियल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें उसको एक आईडी यहाँ पर और देना पड़ेगी। मैंने ID4 दे दी, हमने रियल में कन्वर्ट किया एक को, ठीक। अब इसका टाइप क्या हो गया, रियल।
लेकिन रियल को हमको एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स जो हमने रियल में कन्वर्ट किया ए को हमको एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है कि जो ID4 पे वेरिएबल रखा हुआ है, जो सिंबल रखा हुआ है, डेट इज टेम्परेरी, तो वहाँ पर हमको एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। मेमोरी एलोकेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमको ध्यान रखना है कि जो टेम्परेरी है सिंबल, उसको एड्रेस देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसके बाद हमने क्या किया था, जब हम यूज़ कर रहे थे C = A + B को, A और B का हमको एडिशन करना है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक, किसको? A + B। A कहाँ पे है? ID4 पे। इसको हमें ऐड करना है किससे? B से ऐड करना है, मीन्स ID2 से ऐड करना है। अब ID2 से ऐड करने के बाद हम इसको स्टोर कर देते हैं ID5 के अंदर। पर ID5 तो यहाँ पर है नहीं, तो हम एक ID5 यहाँ पर बना लेते हैं जो कि टेम्परेरी है, उसका टाइप भी क्या है? रियल। अब ID5 को भी एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज ID5 भी टेम्परेरी है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम स्टोर कर लेंगे ID5 को, मीन जो टेम्परेरी है, एक परमानेंट लोकेशन पे, जो क्या है? C, मीन्स ID3। सो ये था मेमोरी एलोकेशन। ओके, हमें ध्यान देना है कि जो परमानेंट वेरिएबल्स हमारे पास में है उन्हीं को एड्रेस यानी मेमोरी एलोकेट की जाती है, टेम्परेरी वेरिएबल्स को नहीं की जाती। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर वेरिएबल को एड्रेस कैसे असाइन करना है, यानी कौन से वेरिएबल्स को क्या एड्रेस देना है। तो इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए कोड जनरेशंस की स्टेप्स का यूज़ किया जाता है। ओके, मीन्स कोड जनरेशन में क्या होने वाला है उसको पहले से ही प्रिपेयर करके उसके बेसिस पे ये डिसीजन लिया जाता है कि कौन से वेरिएबल को कौन सी मेमोरी एलोकेट करना है। सब मेमोरी एलोकेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे कोड जनरेशन के बारे में। आफ्टर मेमोरी एलोकेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोड जनरेशन। हमने क्या देखा था कि मेमोरी एलोकेशन के लिए भी हमें स्टेप्स पता होना चाहिए कोड जनरेशन की। ओके, सो कोड जनरेशन को पहले तो नॉलेज होना चाहिए। किस बात का? इस चीज का कि कौन सी मशीन के लिए कोड जनरेट करना है, विच मशीन। यानी यहाँ पर बात हो रही है टारगेट आर्किटेक्चर की। दिखती सी बात है, अगर हमको मशीन कोड जनरेट करना है तो पहले पता होना चाहिए कि हमारे सामने कौन सी मशीन है जिसके लिए हमको कोड जनरेट करना है। यानी हमको फाइनल कोड, यानी हमको टारगेट कोड यहाँ पे जनरेट करना है, तो टारगेट आर्किटेक्चर का नॉलेज होना चाहिए। अगर हमको मशीन का नॉलेज है कि किस मशीन के लिए कोड जनरेट करना है, उसके बाद यहाँ पे डिटरमाइन होगा कि जो भी हमारा रिजल्ट है उसको कैसे स्टोर करें। मीन्स क्वेश्चन ये उठता है कि जो भी रिजल्ट है उसको किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करें या उस रिजल्ट को रजिस्टर के अंदर स्टोर करें। मेमोरी लोकेशन क्या होती है जस्ट अभी हमने देखी, एंड रजिस्टर्स क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं। जैसे हमारे पास में C = A + B वाला एक्सप्रेशन है। ओके, इस रिजल्ट के लिए हमको कोड जनरेट करना है। C क्या है हमारे पास? रियल। A क्या है? इंटीजर। B क्या है? रियल। तो कोड जनरेशन क्या बोलता है कि सिंबल टेबल की मदद से सबसे पहले जो A हमारे पास में इंटीजर है उसको रियल में कन्वर्ट करो। एंड कोड जनरेशन की स्टेप्स हमको ये भी बताती है कि C को एड्रेस देना है कि नहीं, A को एड्रेस देना है कि नहीं, B को एड्रेस देना है कि नहीं, और साथ में जो नया A हमारे पास में रियल बन के आएगा उसको एड्रेस देना है कि नहीं, और जहाँ पे हम लोग A + B को स्टोर करेंगे उसे एड्रेस देना है कि नहीं। ये सारी चीज़ें कोड जनरेशन की स्टेप में डिसाइड हो जाती है, जो हमको मेमोरी एलोकेट्स करने में सपोर्ट करती है। अब मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लेके चलता हूँ।
हमें दिया है ax इक्वल टू 2, ओके, bx इक्वल टू 4 एंड हमें यहाँ पर क्या करना है, ax और bx का एडिशन। ax हमारे सामने क्या है, अभी अगर हम लोग देखें तो ये एक प्रोग्रामिंग का पार्ट है। ax एक वेरिएबल है, bx एक वेरिएबल है और हमको ax प्लस bx यहाँ पे करना है। अब कोड जनरेशन के अंदर इस प्रोग्रामिंग को हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं असेंबली कोड के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू असेंबली कोड ax इक्वल टू 2 हमारे सामने है, ओके, और हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं रजिस्टर का। तो मैंने क्या किया, जो ax नाम का वेरिएबल है, ओके, हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया ax नाम का रजिस्टर और ax के अंदर हमने 2 को स्टोर कर दिया। एंड जो bx नाम का रजिस्टर वेरिएबल है, हमने क्या किया, bx नाम का रजिस्टर यहाँ पे ले लिया, उसके अंदर 4 को स्टोर कर लिया एंड हमने रजिस्टर ax की वैल्यू को रजिस्टर bx की वैल्यू के साथ में ऐड कर दिया। तो ये है हमारा फाइनल असेंबली कोड, जो क्या है, ये है टारगेट कोड। जब हमने फेसेस ऑफ कंपाइलर देखा था तो उस समय हमने देखा था कि जो फाइनल आउटपुट होता है, तो फाइनल आउटपुट क्या रहता है, टारगेट कोड। तो यही असेंबली कोड हमारा क्या है, फाइनल आउटपुट ऑफ कंपाइलर, दैट इज टारगेट कोड। सो ये था बैकएंड ऑफ कंपाइलर एंड जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ओके, ये सारे नोट्स यहाँ पर है, जिसे कि मैं पुट कर दूंगा easyexamnotes.com पे। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में उस डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।